everyone, my name is Sonia and I welcome you to my channel Sonia Ma'am English and Social। तो आज हम डिस्कस करेंगे डस्ट ऑफ स्नो पोम की पोएटिक डिवाइसेस एंड ड्रामिंग स्कीम। पोएटिक डिवाइसेस जो कि बड़ी ही इजी होती है लेकिन लगती ही बड़ी मुश्किल है बच्चों को एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, और वो एग्जाम में फाइंड आउट ही नहीं कर पाते कि किस लाइन में पोएट ने कौन सी पोएटिक डिवाइसेस यूज की हैं। तो चलिए आज थोरोली डिस्कस करते हैं कि इस पोएम में एक छोटी सी जो पोम है इसमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इतनी सारी पोएटिक डिवाइसेस कैसे यूज की हैं। दे आर वेरी सिंपल, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। कौन कौन सी, पहले तो देखते हैं कि कौन कौन सी पोएटिक डिवाइसेस यूज की हैं। मेटाफॉर, देन एसोनेंस, कॉन्सोनेंस, इन्वर्जन, कंट्रास्ट, मेट्री, अलिटरेशन, सिनेक्डकी, सिंबोलिज्म, आरएमए, एन्जैपमेंट। तो चलिए वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है मेटाफॉर। मेटाफॉर इज द कंपैरिजन। मेटाफर में हम एक चीज को दूसरी चीज से कंपेयर करते हैं और उस चीज को वो चीज मान लेते हैं। कंफ्यूज हो गए? चलिए देखते हैं कैसे। अब यहाँ पर पोएट ने डस्ट को स्नो से कंपेयर किया है। कैसे? जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि अगर हम कहें शी इज लाइक ए रोज, वह रोज की तरह है, और दूसरा सेंटेंस है शी इज ए रोज। तो दोनों में गर्ल को रोज से कंपेयर किया गया, दोनों में ही गर्ल को रोज से कंपेयर कर दिया गया है। लेकिन एक में हमने लाइक वर्ड यूज किया। तो जब कंपैरिजन होता है, अगर इस कंपैरिजन में हम लाइक और एज वर्ड यूज कर लेते हैं वहां सिमिलर होता है, और अगर उस कंपैरिजन में हम एज और लाइक यूज नहीं करते हैं तो वहां मेटाफर होता है। फॉर एग्जाम्पल शी इज लाइक ए रोज, वो रोज की तरह है, वो रोज की तरह है। और इसमें क्या था? वो रोज है। उसमें हमने मेटाफर में हमने ये नहीं बताया कि वो उसकी तरह लग रही है। मेटाफर में हमने बता दिया कि वो रोज ही है। तो अब ये मेटाफर इस फॉर्म में कैसे यूज हुआ है? फॉर एग्जाम्पल हमने ये नहीं कहा डस्ट इज लाइक ए स्नो। हमने इसमें क्या कहा? डस्ट इज स्नो। हमने डस्ट को स्नो मान लिया। हमने ये नहीं कहा कि डस्ट स्नो की तरह है, हमने डस्ट को स्नो बोल दिया, स्नो मान लिया, राइट। जैसे गर्ल को हमने रोज मान लिया, यहां पर डस्ट को हमने स्नो मान लिया। क्लियर? मेटाफर इज द कंपैरिजन। सिमिली एंड मेटाफर बोथ आर कंपैरिजन, लेकिन डिफरेंस ये होता है कि सिमिली में हम एज और लाइक वर्ड यूज कर लेते हैं, बट मेटाफर में हम एज और लाइक वर्ड यूज नहीं करते, लेकिन दोनों में कंपैरिजन ही होता है, राइट। तो क्या करते हैं? एसोनेंस। अब एसोनेंस क्या होता है? एसोनेंस इज द रिपीटेशन ऑफ वोवल साउंड। जब एक लाइन में वोवल साउंड रिपीटेडली यूज होता है तो वहां एसोनेंस होती है। जैसे कि शूट, डाउन, ऑन, यहां पर ओ ओ ओ वोवल साउंड रिपीट हो रहा है, राइट। ये हमने अपने लास्ट वीडियो पायराइस में भी यूज किया था कि वोवल साउंड की रिपीटेशन को कॉन्सोनेंस कहते हैं। देन आफ्टर हमारा आता है कॉन्सोनेंस। एसोनेंस इज द रिपीटेशन ऑफ वोवल साउंड। सेम कॉन्सोनेंस इज द रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड। एक फॉर एग्जाम्पल डी डी, इसमें डी वर्ड यूज है। आई हैड रीड, ड, उसमें वोवल साउंड की रिपीटेशन है, इसमें कॉन्सोनेंट साउंड की रिपीटेशन है। तो एसोनेंस और कॉन्सोनेंस। एसोनेंस इज द रिपीटेशन ऑफ वोवल साउंड, कॉन्सोनेंस इज द रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड। मिडिल या एंड कहीं पर भी। इज दैट क्लियर? देन आफ्टर इन्वर्जन। अब इन्वर्जन कैसे होता है? इन्वर्जन इज द रिवर्स ऑफ वर्ड्स। जैसे कि अगर हम देखते हैं कि एक सेंटेंस में ग्रामेटिकली एक स्ट्रक्चर होता है, एक ऑर्डर होता है। फॉर एग्जाम्पल सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर हम कहें येस्टरडे आई विजिटेड जू, ये करेक्ट ऑर्डर है, राइट। अगर हम इसको लिखें yesterday visited I zoo। अब इसका करेक्ट ऑर्डर ये है yesterday सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट।
ये हुआ हमारा सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट। लेकिन नेक्स्ट वाले में हमने क्या किया, वर्ब पहले लिखा, सब्जेक्ट उसके बाद लिखा और ऑब्जेक्ट उसके बाद। तो जब हम सेंटेंस में जो हमारा करेक्ट ऑर्डर होता है, जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, उसको डिस्टर्ब करके अपने अकॉर्डिंग ऑर्डर सेट कर देते हैं। और मेन बात आती है, अब इसमें सबसे पहले क्वेश्चन उठता है कि ऐसा क्यों किया जाता है। ये क्वेश्चन ऐसा इसलिए किया जाता है कि पोएट जो होते हैं वो अपनी राइमिंग स्कीम्स को सेट करने के लिए सेंटेंस के ऑर्डर को, स्ट्रक्चर को चेंज कर देते हैं। और ये सिर्फ पोएट्री में ही होता है। अब फॉर एग्जाम्पल ये सेंटेंस है, ए क्रो शूट डाउन, अब ये वर्ब है, अब इसके बाद ऑब्जेक्ट आना चाहिए। शूट डाउन द डस्ट ऑफ स्नो ऑन मी, चलिए यहां लिखकर दिखाती हूँ। ए क्रो शूट डाउन, क्या शूट डाउन किया उसने शूट डाउन किया, शूट डाउन द डस्ट ऑफ स्नो ऑन मी। ऑन मी लास्ट में आना चाहिए, लेकिन यहां पोएट ने अपनी राइमिंग्स को सेट करने के लिए ऑन मी यहां लिखा। क्यों? क्योंकि राइमिंग क्या है, क्रो, राइमिंग क्या है, क्रो की राइमिंग इसमें सेट हो रही है और मी की राइमिंग इसमें सेट हो रही है, हार्ट की राइमिंग इसमें सेट हो रही है, मून की राइमिंग इसमें सेट हो रही है। तो इस राइमिंग को मेंटेन करने के लिए पोएट ने ऑन मी वाले स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया। ऑन मी को यहां न लिखकर यहां लिख दिया। इज दैट क्लियर? Inversion is a poetic device where the structure of the sentence gets changed. जहां पर स्ट्रक्चर को, ऑर्डर को हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ना कर पहले वर्ब फिर सब्जेक्ट फिर ऑब्जेक्ट इस तरह चेंज कर लेता है। और ये मेनली किया क्यों जाता है, इस राइमिंग को सेट करने के लिए। अब अगर देखिए, अगर यहां मी ना होता तो क्या होता, अ क्रो शूट डाउन द डस्ट, यहां डस्ट आता है, क्रो डस्ट, तो ये ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाता है, ये राइमिंग्स डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये राइमिंग्स को मेंटेन करने के लिए पोएट ने ऑन मी यहां यूज किया। तो इस लाइन में हमारा कौन सी पोएटिक डिवाइस है, इन्वर्जन। इन्वर्जन इज अ चेंज ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ ऑर्डर, एंड दैट इज मेनली डन इन पोएट्री। क्लियर? आफ्टर दैट कंट्रास्ट। कंट्रास्ट का जब दो अपोजिट चीजों में डिफरेंस दिखाने के लिए, अपोजिशन बिटवीन टू चीजों के बीच डिफरेंस दिखाने के लिए, ताकि अपने पॉइंट ऑफ व्यू को बहुत इफेक्टिवली शो कर सके, रिप्रेजेंट कर सके, वहां कंट्रास्ट यूज हुआ है। अब यहाँ कंट्रास्ट किस लिए यूज हुआ है, चलिए बात देखते हैं कि यहाँ कंट्रास्ट किस लिए यूज हुआ है। अब कंट्रास्ट यहाँ क्रो और स्नो। क्रो किसको डिफाइन करता है, क्रो डिफाइन करता है डार्क, और स्नो किसको डिफाइन करता है, व्हाइट। तो पोएट ने डार्क और व्हाइट का कंट्रास्ट यूज किया है अपने पॉइंट ऑफ व्यू को इफेक्टिवली शो करने के लिए, राइट। और डार्क किसको डिफाइन करता है, ग्लूम और फेयर, राइट। और व्हाइट किसको डिस्क्राइब करता है, लाइट और प्योर। क्लियर? तो कंट्रास्ट यूज होता है अपनी बात को इफेक्टिवली रिप्रेजेंट करने के लिए। तो यहां इन लाइंस में स्नो और क्रो, पोएट ने इस पोएम में स्नो और क्रो दोनों ऑपोजिट आइडियाज हैं, दोनों ऑपोजिट में डिफरेंस दिखाया है। क्लियर? आफ्टर दैट इमेजरी। इमेजरी जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि जब किसी पोएम का सुनते ही हमारे माइंड में एक विजुअल इमेज क्रिएट हो जाए। अब जैसे कि डस्ट ऑफ स्नो का नेम आता है तो हमारे माइंड में एक विजुअल इमेज क्रिएट हो जाती है कि एक स्नोई एरिया था और एवरीथिंग वॉज कवर्ड विथ स्नो एंड द पोएट इज स्टैंडिंग, पोएट खड़ा है एंड द क्रो इज कमिंग एंड सिटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्री, और वो ट्री की ब्रांच पर बैठ जाता है एंड
एक वो सीन, एक वो इमेज हमारे माइंड में क्रिएट हो जाती है, दैट इज इमेजरी। पोएट ने इस पोएम में इमेज क्रिएट किया है हमारे माइंड में, राइट। एलिट्रेशन, एलिट्रेशन इज द रिपीटेशन ऑफ लेटर। Alliteration is the repetition of letter in the beginning of the sentence, in the beginning of words in a sentence। जैसे कि यहाँ पर has एक लेटर है, तो एक लाइन में एक लेटर का यूज एक से ज्यादा बार होने को एलिट्रेशन कहते हैं। एक लाइन में एक लेटर का स्टार्टिंग में एक से ज्यादा बार यूज होने को एलिट्रेशन बोलते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट सिनेक्डर्की। सिनेक्डर्की इज अ पोएटिक डिवाइस जहां पर हम एक छोटे से हिस्से को यूज करते हैं होल डिस्क्राइब करने के लिए, और होल को यूज करते हैं एक छोटा हिस्सा डिस्क्राइब करने के लिए। कंफ्यूज हुए? चलिए डिस्कस करते हैं। जैसे कि has given my heart a change of mood। पोएट है, पोएट की लाइफ है और एक मूड है। हमारी लाइफ जो होती है वो एक बड़ा हिस्सा होती है और हमारा मूड जो है वो छोटा हिस्सा होता है। तो यहाँ पोएट ने कहा है कि ये जो क्रो ने डस्ट ऑफ स्नो मेरे ऊपर गिराए उससे मेरा मूड चेंज हो गया, मूड चेंज हो गया। अब मूड यहाँ क्या डिस्क्राइब कर रहा है? मूड यहाँ डिस्क्राइब कर रहा है पोएट की लाइफ। अब लाइफ क्या हो गया? लाइफ एक होल हो गया और मूड एक पार्ट हो गया। तो इस पार्ट को डिस्क्राइब किया है होल, ये पार्ट जो है होल डिस्क्राइब कर रहे हैं। और सिनेक्डर्की में क्या होता है कि वो उस मोमेंट पे ही हमारा मूड चेंज नहीं हुआ। इस इंसिडेंट से पोएट का मूड ही चेंज नहीं हुआ, उसकी पूरी लाइफ चेंज हो गई। सिर्फ वो मोमेंट चेंज नहीं हुआ, उसका पूरा पूरे एटीट्यूड, उसका पूरा माइंड चेंज हो गया, राइट। चलिए एक अनदर एग्जांपल लेते हैं। इंडिया हैज वन। इंडिया हैज वन। अब इंडिया यहाँ किसको डिस्क्राइब कर रही है? इंडिया यहाँ टीम को डिस्क्राइब कर रही है। अब टीम क्या हो गई? टीम एक पार्ट हो गया और इंडिया एक होल हो गया। जब एक बड़ा हिस्सा छोटे हिस्सों को डिस्क्राइब करे और एक छोटा हिस्सा बड़े हिस्से को डिस्क्राइब करता है तो वहां सिनेक्डर्की होता है, ठीक है। अब एक अनदर एग्जाम्पल ले लेते हैं। आई हैव बेस्ट ब्रेन्स इन माई क्लास। मेरे पास बेस्ट ब्रेन्स हैं। अब ये ब्रेन्स किसको डिस्क्राइब कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये ब्रेन स्टूडेंट्स को डिस्क्राइब कर रहा है। अब स्टूडेंट्स क्या हो गए? स्टूडेंट्स हो गया होल, बड़ा हिस्सा हो गया, और ब्रेन हो गया पार्ट, एक छोटा हिस्सा हो गया। क्लियर? तो एक बड़ा हिस्सा जब छोटे हिस्से को डिस्क्राइब करता है वहां सिनेक्डर्की होता है। ये बात करते हैं सिंबोलिज्म। तो सबसे पहले बताते हैं सिंबोलिज्म को यूज क्यों किया जाता है। तो सिंबोलिज्म को पोएट अपनी पोएट्री में इसलिए यूज करते हैं क्योंकि अब अपनी किसी बात को सिंपल वे में कहना और उसी बात को सिंबॉलिकली कहना, दे बोथ आर डिफरेंट थिंग। बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है, बहुत ज्यादा एम्फेसाइजिंग हो जाता है सिंबॉलिकली अगर कोई बात रिप्रेजेंट की जाती है। अब सिंबल्स लाइक सिंबोलिज्म इज लाइक टू रिप्रेजेंट एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। अब एब्स्ट्रैक्ट आइडिया क्या होता है? चलिए बात करते हैं। अब यहां सिंबल्स है क्रो एंड हैमलक ट्री, दे बोथ आर सिंबल्स। क्रो सिंबलाइज करता है डार्कनेस, ग्लूम, फेयर, डेथ, एवरीथिंग दैट इज नेगेटिव, जो कि सारी नेगेटिव चीजें हैं। अब हैमलक ट्री क्या है? पॉइजनस ट्री है। ये डिफाइन करता है पॉइजनस को, क्योंकि पॉइजनस चीजें बहुत नेगेटिव मानी जाती हैं। सो दे बोथ आर रिप्रेजेंटिंग नेगेटिव थिंग्स, दोनों नेगेटिव थिंग्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं।
तो अब बात आती है कि नेगेटिव थिंग्स होते क्या है, उनको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। अब देखिए ये एब्स्ट्रैक्ट आइडिया क्या होता है। एब्स्ट्रैक्ट आइडिया इज लाइक डार्कनेस, ग्लूम, फेयर, डेथ, पॉइजनस। ये वो चीजें हैं जिनको ना तो हम टच कर सकते हैं ना हम देख सकते हैं, लेकिन अपनी पोएट्री में पोएट इन्हीं चीजों को रिप्रेजेंट करता है, इन्हीं चीजों के ऊपर बात की जाती है मेनली, राइट। तो अब इन चीजों को एक विजुअल इमेज दी गई है। डार्कनेस, ग्लूम, डेथ और फियर को विजुअल इमेज दी गई है क्रो। क्रो इन सारी चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा है और पॉइजनस चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा है ट्री। तो इन सारी चीजों को विजुअल इमेज देना, ये सारे एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते, जिनको हम देख नहीं सकता। ये सारे एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज हैं, तो इनको एक विजुअल इमेज दी गई है। विजुअल यानी क्रो को हम देख सकते हैं, हैमलॉक ट्री को भी हम देख सकते हैं, तो इसलिए सिंबल्स का यूज किया जाता है। इन एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को विजुअल इमेज दे देना सिंबलिज्म कहलाता है। तो राइट, यहाँ सिंबल्स कहां पर यूज हुए? क्रो is the symbol of darkness, gloom, fear and death, and hemlock tree is also a symbol of poisonous things. Right? Is that clear? Now after that, let's start knowing irony. Irony क्या होती है? Irony is like किसी चीज का literal meaning कुछ और हो, उसको actual meaning कुछ और हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कोई एक रूम है, बहुत सारे बच्चे हैं, वो बहुत सारे बच्चे उस रूम में खेल रहे हैं। ऑब्वियसली जब बहुत सारे बच्चे एक रूम में खेलेंगे तो वो रूम पूरा मैसी हो जाएगा, पूरा सारी चीजें इधर से उधर आ जाएंगी। तो ऑल ऑफ सडन उस रूम में मदर आती हैं और मदर ये कहती हैं, वाओ कितना नीट एंड क्लीन रूम है, राइट। तो मदर के वर्ड्स के कितना नीट एंड क्लीन रूम है, लिटरल मीनिंग हुआ साफ सुथरा रूम है, लेकिन मदर के कहने का मीनिंग ये नहीं है कि नीट एंड क्लीन रूम है, ये है कि कितना फैला हुआ रूम है। इज दैट क्लियर? अब इस सेंटेंस के कि कितना नीट एंड क्लीन रूम है, इस सेंटेंस के लिटरल मीनिंग हुआ कितना साफ सुथरा रूम है, और एक्चुअल मीनिंग हुआ कि मदर के कहने का एक्चुअल मतलब था कि कितना रूम फैलाया हुआ है। तो इट मीन्स जैसे होता है ना ताने मारने वाली लैंग्वेज जो होती है वो आरएनए होती है। अब देखते हैं कि यहाँ आरएनए क्या है। फॉर एग्जाम्पल चलिए एक और एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे कि कोई बहुत रिच आदमी है और उसके यहाँ कोई गेस्ट आए, और जैसे उसके यहाँ कोई गेस्ट एंट्री करते हैं तो वो जो रिच मैन है वो कहे आइए आइए हमारे गरीब खाने में। तो उस रिच मैन जो वो अमीर आदमी है, ऑब्वियसली वो आदमी अमीर है तो उसका घर, उसका जहां पर वो रहता है वो ऑब्वियसली या तो मेंशन होगा या फिर कोई बिल्डिंग होगी या फिर इट मीन्स बहुत बढ़िया घर होगा उसका। तो उस आदमी के कहने का मतलब है आइए हमारे गरीब खाने में। लिटरल मीनिंग हो गया गरीब खाने में, एक्चुअल मीनिंग हो गया आइए हमारे घर में, यानी गरीब तो है नहीं उसका घर। इज दैट क्लियर? तो अब यहां पर आयरनी कैसे यूज हुई है। अब आयरनी है हैमलेट ट्री। हैमलेट ट्री का यूज हुआ है। हैमलेट ट्री एक पॉइजनस ट्री है, राइट। हैमलेट ट्री एक पॉइजनस ट्री है, लेकिन इसको पोएट ने एक पॉजिटिव बताया है, यानी इस नेगेटिव, ये दोनों जो है क्रो और हैमलेट ट्री, बोथ आर नेगेटिव थिंग। तो ऑब्वियस है कि जहां पर दो नेगेटिव चीजों का डिस्क्रिप्शन होता है तो वहां पर ऑब्वियसली कुछ नेगेटिव ही होने वाला है। लेकिन यहाँ पोएम में नेगेटिव चीजों का डिस्कशन है, लेकिन एक्चुअल में होती पॉजिटिव चीजें हैं। यानी लिटरल मीनिंग है कि नेगेटिव चीजें हैं और एक्चुअल मीनिंग है कि इन नेगेटिव चीजों से हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी आ रही है। एक तो यहाँ पर आयरनी हुई। दूसरी आयरनी देखते हैं। हैमलॉक ट्री जो पॉजिटिव नेगेटिव है लेकिन वो पॉजिटिविटी दे रहा है, जो जहर का काम करता है, जो मारने का काम करता है, लेकिन यहाँ पोएट के मूड को बचा लिया उसने, पोएट के दिन को बचा लिया। यहाँ वो चीज जो मारने के लिए यूज होती है वो बचाने का काम कर रही है। और ये वर्ड जो है रियूड, रियूड एक ट्री होता है जो अपने मेडिकल यूज के लिए ग्रो किया जाता है, जिसका लिटरल मीनिंग होता है जिसको यूज किया जाता है, यानी इस रियूड ट्री है जो कि मरीजों को बचाने के लिए यूज किया जाता है। ये वर्ड
बचाने के लिए यूज होता है, लेकिन यहां पोएट ने र्यूड यानी वेस्ट के लिए इसको यूज किया। गॉट द पॉइंट। एक बर्ड है, एक ट्री है जो मारने का काम कर रहा है, लेकिन पोएट हमें बता रहा है कि ये हमें बचा रहा है। तो यहां आयरनी, इसका लिटरल मीनिंग क्या हुआ? मारना। लेकिन यहां एक्चुअल मीनिंग इसका क्या हुआ? बचाना। इसका र्यूड का लिटरल मीनिंग क्या हुआ? बचाना। लेकिन यहां वेस्ट होना। यानी वो वर्ड्स जिनका एक्चुअल मीनिंग कुछ और होता है, लेकिन लिटरल मीनिंग कुछ और होता है, और एक्चुअल मीनिंग कुछ और होता है। यानी ये दोनों चीजें, हेमलॉक ट्री जो मारने का काम करता है वो बचाने का काम कर रहा है इस पोएम में। र्यूड ट्री जो बचाने का काम करता है इस पोएम में वेस्ट करने का काम कर रहा है। क्लियर? ओके। नाउ एंजैपमेंट। एंजैपमेंट जैसे कि हमने अपने लास्ट वीडियो में भी इस डिस्क्रिप्शन दिया था, लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था कि एंजैपमेंट इज द एब्सेंस ऑफ पंक्चुएशन। अब अगर आप गौर से देखें तो यहां से लेकर यहां तक इसमें कोई पंक्चुएशन नहीं है। द पोएम इज गेटिंग स्टार्टेड हियर, पोएम यहां से स्टार्ट हो रही है और यहां पर आके यहां फुल स्टॉप हो रहा है। इससे पहले कोई भी फुल स्टॉप यूज नहीं हुआ है, या फुल स्टॉप वट एवर द पंक्चुएशन मार्क इज, नो मार्क इज यूज्ड इन बिटवीन द होल पोएम, राइट। तो ऑल वर द पोएटिक डिवाइसेस। चलिए एक बार समराइज कर लेते हैं अपनी पोएटिक डिवाइसेस को। मेटाफर, मेटाफर जब हमने यहां पर क्रो को क्या मान लिया? क्रो को तो नेगेटिव माना ही है, यहां पर हमने डस्ट को स्नो मान लिया। जब एक चीज को दूसरी चीज से कंपेयर किया जाता है तो वहां पर मेटाफर होता है, यहां पर डस्ट को स्नो से कंपेयर किया गया है, राइट। एसोनेंस, जब ओ वर्ड, ओ की साउंड रिपीटेडली यूज होती है तो वहां पर क्या होता है? वहां पर एसोनेंस होता है। कॉन्सोनेंस, कॉन्सोनेंस इज द रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट लेटर इज हेड डी डी। तो यहां पर कॉन्सोनेंट पोएटिक डिवाइस है। इन्वर्जन, इन्वर्जन मीन्स जब हम चीजों के ऑर्डर, किसी सेंटेंस में ग्रामेटिकली ऑर्डर को चेंज कर देते हैं। अब ऑन मी यहां था तो ऑन मी हमने यहां रख दिया, हालांकि इसका प्लेसमेंट यहां नहीं है। ग्रामर, अगर हम ग्रामर के अकॉर्डिंग देखें तो ऑन मी यहां नहीं आने थे, लेकिन पोएट ने अपनी पोएटिक राइमिंग स्किल को सेट करने के लिए ऑन मी यहां यूज किया, राइट। कंट्रास्ट, कंट्रास्ट में टू अपोजिट कंट्रास्ट को यूज किया गया, स्नो और क्रो। जैसे ठंडा गर्म, हल्का भारी, जमीन आसमान, दो अपोजिट चीजों का जब जिक्र होता है तो वो कंट्रास्ट में कहलाती है, राइट। यहाँ कंट्रास्ट किस चीज में है? क्रो एंड स्नो। क्रो ब्लैक, स्नो व्हाइट। क्रो गम, व्हाइट खुशी, राइट। ये दो अपोजिट आइडियाज यूज हुए हैं। इमेज, जब कोई हमारे माइंड में इमेज क्रिएट हो जाए, राइट। एलिट्रेशन, रिपीटेशन ऑफ लेटर। अब रिपीटेशन ऑफ लेटर हैज एच एंड हैज एच, एच एच एंड सेव। ये सॉरी मैंने पहले उसमें नहीं बताया जब एक्सप्लेनेशन हुई थी एलिट्रेशन की, तो एस एस। एक ही लाइन में एक लेटर का रिपीटेडली यूज होना एलिट्रेशन कहलाता है, लेटर का। सेनेंडर, जब कोई छोटा हिस्सा बड़े हिस्से को डिस्क्राइब करे और बड़ा हिस्सा छोटे हिस्से को डिस्क्राइब करे। अब यहाँ मून जो है, पोएट का जो मून है वो डिस्क्राइब कर रहा है उसकी लाइफ को, यानी मून जो हो गया वो छोटा हिस्सा हो गया और लाइफ जो हो गया वो बड़े हिस्से हो गई। सिंबोलिज्म, सिंबल, यहाँ टू सिंबल्स यूज हुए हैं। क्रो डार्कनेस, गम को सिंबलाइज करता है, और हेमलॉक ट्री पॉइजनस को सिंबलाइज करते हैं। दोनों ही नेगेटिविटी के सिंबल माने जाते हैं। देन आयरनी, आयरनी वो चीज जिसका एक्चुअल मीनिंग कुछ और हो, लेकिन हम किसी को ताना मार दें, हमारा एक्चुअल मीनिंग कुछ और हो लेकिन लिटरल मीनिंग कुछ और होता है, तो वहां पर आयरनी होता है। तो आयरनी इज लाइक र्यूड, एक ट्री है जो बचाने का काम करता है लेकिन यहाँ वेस्ट करने का काम कर रहा है। एक हेमलॉक ट्री जो मारने का काम करता है, जहरीला है, लेकिन यहाँ पोएट का मून बचा लिया उसने, राइट। एंजैपमेंट, एब्सेंस ऑफ पंक्चुएशन मार्क, राइट। तो चलिए अब हम बात करते हैं इस पोएम की राइमिंग स्कीम्स। तो राइमिंग स्किल्स आर वेरी इजी। राइमिंग स्किल्स तो बहुत ज्यादा इजी, एक बार हम सीख लेते हैं तो हम जिंदगी भर नहीं भूलते। तो राइमिंग स्किल, क्रो की राइमिंग किस में सेट हो रही है? स्नो। क्रो की राइमिंग स्नो में सेट हो रही है, तो क्रो के सामने ए लिखेंगे और स्नो के सामने हम ए लिखेंगे। क्लियर? अब मी की राइमिंग किस में सेट हो रही है? मी की राइमिंग ट्री में सेट हो रही है, तो मी के आगे हम बी लिखेंगे और ट्री के आगे भी हम बी लिखेंगे।
राइट। अब हार्ड की राइमिंग किस में सेट हो रही है? हार्ड की राइमिंग सेट हो रही है हार्ड एंड पार्ट। तो इसके आगे हम ए बी सी, इसके आगे हम सी लिखेंगे, इसके आगे हम सी लिखेंगे, राइट। अब मून की राइमिंग किस में सेट हो रही है? मून की राइमिंग रियूड में सेट हो रही है। तो ए हुआ, बी हुआ, सी हुआ, सी के बाद क्या बचता है? ए बी सी डी। अब यहां पर डी लिखेंगे और यहां पर डी लिखेंगे। तो इस पोएम की राइमिंग स्कीम हो गई ए बी सी डी। तो इसकी राइमिंग हुई ए बी सी डी। इसमें हमने बस राइमिंग को सेट करना होता है। एक राइमिंग दूसरी राइमिंग में सेट होती है। फॉर एग्जाम्पल ए स्नो क्रो मी ट्री पार्ट हार्ट पार्ट मून एंड ड्यूड। इज दैट क्लियर? दैट वॉज ऑल अबाउट दिस पोम। तो चलिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इस पोम का सेंट्रल आइडिया, थीम एंड मैसेज। और इस पोएम की डिटेल एक्सप्लेनेशन जानने के लिए यहाँ क्लिक करें। टिल देन बाय बाय। और हाँ, वन मोर थिंग, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।